In this class, we are going to study about the various diseases or disorders which occur in the male reproductive system. So in our previous classes, we have completed the various structures in the male reproductive system, and also we have completed the conduction part, and apart from that the various glands which are located, for example like the seminal vesicle or the prostate or the bulbourethral gland. So we have completed all of these parts, and in this class we are going to study about the various sorts of disorders or diseases which can occur in the male reproductive system's various parts which we just named. So first of all, we are going to start with the prostate gland, and before that, remember one thing, that most of the diseases which occurs in the male reproductive system are mainly associated with testis and prostate. So testis and prostate are one of the most common sites of disorders or diseases in the case of male reproductive system. So we are going to start from the prostate part, and in the prostate the first disorder that we have to study is the prostatitis. So first of all, before understanding what is prostatitis, we first have to understand the meaning of itis. सो प्रोस्टेटाइटिस के पहले हमें आइटिस का मतलब समझना है. तो आपको बायो में कई जगहों पर आइटिस वर्ड आएगा, जैसे कि हेपेटाइटिस, कंजंक्टिवाइटिस, मेनिंजाइटिस. तो ऐसे बहुत सारी जगहों पर आइटिस वर्ड आता है. तो सबसे पहले आइटिस वर्ड का मतलब जानते हैं. आइटिस शब्द का यूज किया जाता है इन्फ्लेमेशन के लिए, और इन्फ्लेमेशन में बहुत सारे फीचर्स होते हैं, जैसे कि लोकल हीट, रेडनेस, पेन, स्वेलिंग. तो आइटिस वर्ड का मतलब होता है कि उस पार्ट में इन्फ्लेमेशन है. तो अगर हम हेपेटाइटिस बोलते हैं तो इसका मतलब है लिवर में इन्फ्लेमेशन है. अगर हम कंजंक्टिवाइटिस बोलते हैं तो आईज का जो कंजंक्टिवा लेयर होता है वहां इन्फ्लेमेशन होता है. उसके अलावा अगर हम मेनिंजाइटिस बोलते हैं तो हमारे ब्रेन का लेयर होता है, प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है मेनिंजेस, और उसमें इन्फ्लेमेशन होता है. तो इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेमेशन में बेसिकली उस एरिया में स्वेलिंग होता है, उसके अलावा वहां पर रेडनेस भी होता है क्योंकि उस एरिया में ब्लड सप्लाई ज्यादा होता है. उस एरिया में स्वेलिंग भी होगा, उस पॉइंट पे दर्द भी होगा, और वहां पे लोकल हीट होगा. जैसे आपने नोटिस किया होगा आपके स्किन पर कहीं कहीं वुंड्स होते हैं, तो उस वुंड्स वाले एरिया में आपको रेडनेस ऑब्जर्व होगा, वहां पे स्वेलिंग भी होगा, वहां पे पेन भी होगा. तो वही चीज को हम कह सकते हैं इन्फ्लेमेशन. तो इन्फ्लेमेशन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं. सो अगर हम प्रोस्टेटाइटिस की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि यहाँ प्रोस्टेट में इन्फ्लेमेशन होगा. बहुत सारे बच्चे प्रोस्टेटाइटिस और प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी में कंफ्यूज करते हैं. दोनों एक चीजें नहीं है, दोनों डिफरेंट चीजें हैं. हम इसको डिटेल में बात करेंगे थोड़ी देर बाद. तो पहले अगर हम प्रोस्टेटाइटिस की बात करें, इसका मतलब ये है कि देयर इज इन्फ्लेमेशन इन द प्रोस्टेट ग्लैंड, and because of that inflammation various other disorders like these can occur. Apart from that, जो प्रोस्टेटाइटिस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हमें जानना है वो ये है कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फ्लेमेशन हो रहा है उसके पीछे रीजन क्या है. तो सबसे कॉमन रीजन होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी कि सबसे कॉमन रीजन हमारे पास है बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से प्रोस्टेटाइटिस होता है. Now various bacteria could lead to it. A very common bacteria that could lead to prostatitis is the E. coli. तो ये जो प्रोस्टेटाइटिस है जनरली ई कोलाई की वजह से भी हो सकता है, या उसके अलावा क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस की भी वजह से हो सकता है. सर्टेन केसेस में कुछ और बैक्टीरिया जो कि अदर जीनस के होते हैं उनकी वजह से भी हो सकता है. सो देयर इज नॉट ओनली अ सिंगल बैक्टीरिया दैट कुड लीड टू प्रोस्टेटाइटिस. There are various number of bacteria which could lead to this disease. So this is not caused only by a single bacteria. So this prostatitis was inflammation of prostate gland, and it occurs due to bacterial infection, and the most common bacteria are the E. coli and also Chlamydia trachomatis. So obviously it could be caused due to other reasons also. Now we come to the second disease,
and that is the benign prostatic hypertrophy. It could also be said to be as prostatic hyperplasia. So that is also the name of the same disease. This is not very different. So it is very simple. Here the prostate gland will increase in size. हमने अपने पिछले क्लासेस में पढ़ा था कि प्रोस्टेट ग्लैंड के थ्रू यूरेथ्रा पास करता है। हमने यूरेथ्रा का सेकंड पार्ट देखा था। पहला पार्ट को कहते हैं यूरिनरी यूरेथ्रा, सेकंड पार्ट को कहते हैं प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा। यानी कि इस प्रोस्टेट ग्लैंड में अगर एनलार्जमेंट होगा, अगर स्वेलिंग होगा, तो इस प्रोस्टेट ग्लैंड के थ्रू कौन पास कर रहा है? यूरेथ्रा। तो ये यूरेथ्रा को कंप्रेस कर देगा। दैट इज इट इज द एनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड अकर्स कॉमनली इन ओल्ड एज मेल्स, यानी कि जनरली 40, 50, 60 इयर्स के अबव मेल्स में ये बहुत कॉमनली होता है। तो सबसे पहले जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है दैट इंक्रीजेस इन साइज इन द प्यूबर्टी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक जो छोटा बच्चा होता है उसमें प्रोस्टेट ग्लैंड काफी छोटे साइज का होता है, लेकिन जैसे ही वो बच्चा प्यूबर्टी पे पहुंचता है उस समय उसके प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बढ़ने लगता है, लेकिन वो बीपीएच नहीं होता है। नॉर्मल प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज इंक्रीज होना जरूरी है उसके नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, क्योंकि प्यूबर्टी के बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्टिवेट हो जाते हैं। लेकिन ये जो दूसरा ग्रोथ होता है वो 40-50 इयर्स के बाद होता है, और दैट इज द मेन कॉज बिहाइंड बीपीएच, दैट इज बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी। तो ये जनरली ओल्ड एज में पाया जाता है। इसमें प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्ज हो जाता है या स्वेलिंग हो जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड में, और उसकी वजह से वो यूरेथ्रा को कंप्रेस कर देगा। अब जब यूरेथ्रा कंप्रेस कर जाएगा तो हमें और आपको बड़ी अच्छी से पता है कि जो यूरेथ्रा होता है उससे यूरिन पास करता है। तो अगर यूरेथ्रा कंप्रेस हो गया है, तो जैसे किसी ट्यूब में कंप्रेशन की वजह से पानी फ्लो नहीं कर सकता, तो अगर यूरेथ्रा कंप्रेस हो गया है तो इसका मतलब यहाँ पे यूरिन ठीक से फ्लो नहीं कर पाएगा। तो इसकी वजह से बहुत फ्रीक्वेंटली इंसान को यूरिनेशन होता है, खासकर रात में। उसे हम नॉक्ट्यूरिया कहते हैं। तो रात में फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन जनरली होता है। उसके अलावा काफी पेनफुल यूरिनेशन भी हो सकता है, या फिर यूरिनेशन में डिफिकल्टी होगा। जो नॉर्मल फ्लो होना चाहिए यूरिन का वैसा फ्लो नहीं होगा। अब इसका एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, एक शॉर्ट टर्म इफेक्ट। तो शॉर्ट टर्म इफेक्ट तो हमने देखा कि पेनफुल यूरिनेशन होगा, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगा, डिफिकल्ट यूरिनेशन होगा। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट है वो है हाइड्रोनेफ्रोसिस। So that is a very severe effect. So इस हाइड्रोनेफ्रोसिस में क्या होता है कि किडनी का साइज बढ़ जाता है। द किडनी गेट्स एनलार्ज्ड इन साइज, एंड उसकी वजह से किडनी में जो यूरिन है वो स्टोर होने लगता है, जो कि पास नहीं कर पाता है, क्योंकि यूरेथ्रा में ब्लॉकेज आ गया है इसके कंस्ट्रक्शन की वजह से। क्योंकि यूरेथ्रा कंस्ट्रक्ट क्यों कर गया, या फिर यूरेथ्रा ब्लॉक क्यों हो गया? क्योंकि उसको प्रोस्टेट ग्लैंड ने स्क्वीज कर दिया है। तो किडनी में भी लॉन्ग टर्म इफेक्ट हो सकता है हाइड्रोनेफ्रोसिस। किडनी में भी स्वेलिंग आ सकता है काफी लॉन्ग टाइम तक, अगर प्रोस्टेट में जो हाइपरट्रोफी है उसे ट्रीट ना किया गया। नॉर्मली बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो पहली दो डिजीजेस भी हमने देख ली, दोनों प्रोस्टेट ग्लैंड की थी। अब तीसरी डिजीज वो भी प्रोस्टेट ग्लैंड की है, दैट इज प्रोस्टेट कैंसर। तो मैंने पहले ही बताया कि द मोस्ट कॉमन डिजीजेस इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आइदर अकर्स इन द प्रोस्टेट पार्ट और द टेस्टिस पार्ट। तो पहली तीन डिजीजेस हम देख रहे हैं कि तीनों के तीनों डिजीजेस प्रोस्टेट के ही हैं। तो प्रोस्टेट कैंसर आपने भली भांति जानते हैं कि कैंसर क्या होता है, और कैंसर आप लोगों को डिटेल में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस चैप्टर नंबर 8 इन 12th क्लास आपको पढ़ना है। तो कैंसर इज बेसिकली अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सर्टेन सेल्स। तो मेल्स में ओरल कैंसर और थ्रोट कैंसर और माउथ कैंसर एंड प्रोस्टेट कैंसर, दीज आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर, एंड ऑल्सो लंग कैंसर। तो मेल्स के केस में लंग कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ओरल माउथ और थ्रोट कैंसर, दीज आर द मोस्ट कॉमन कैंसर। एंड एक्चुअली ये इतने कॉमन होते हैं कि 2 से 3% जो मेल डेथ्स होते हैं उनके लिए ये प्रोस्टेट कैंसर रिस्पॉन्सिबल होता है। सो ऑब्वियसली अगर हम प्रोस्टेट कैंसर के ट्रीटमेंट की बात करें तो प्रोस्टेट कैंसर का ट्रीटमेंट वैसे ही होगा जैसे कि नॉर्मल किसी और ट्रीटमेंट कैंसर का होता है, क्योंकि कैंसर
कैंसर में रेडियोथेरेपी होता है, कीमोथेरेपी होता है, इसके अलावा बहुत सारे और डिफरेंट टाइप्स के ट्रीटमेंट मेथड्स होते हैं। तो ये जो प्रोस्टेट कैंसर है ये मेल्स में काफी कॉमन होता है, 2 से 3% मेल डेथ्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इट इज दैट मच कॉमन। एंड अपार्ट फ्रॉम प्रोस्टेट कैंसर और भी जो कॉमन कैंसर है मेल्स में, वो माउथ कैंसर या आप ओरल कैंसर कह सकते हो, थ्रोट कैंसर कह सकते हो, और लंग्स का जो कैंसर होता है। और इन कैंसर्स का भी अलग अलग रीजन है, जैसे कि लंग कैंसर का मेन जो कॉज है वो स्मोकिंग है, माउथ कैंसर का मेनली टोबैको चुविंग की वजह से होता है, और इस प्रोस्टेट कैंसर के बहुत डिफरेंट कॉजेज हैं। एक कॉज है टेस्टोस्टेरोन का एक्सेस प्रोडक्शन, या टेस्टोस्टेरोन के इफेक्ट की वजह से भी ये कैंसर हो सकता है। तो इसमें क्या किया जाता है कि टेस्टिस से को ही रिमूव कर दिया जाएगा। तो टेस्टिस को रिमूव कर दिया जाएगा तो हमें पता है कि टेस्टिस के अंदर लेडिक सेल से टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन होता है। तो अगर टेस्टिस को रिमूव कर दिया गया कट करके सर्जरी के थ्रू, तो टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कैंसर सेल्स होंगे वो प्रोलिफरेट इजीली नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली इसमें रेडियोथेरेपी होगा, कीमोथेरेपी होगा, बहुत सारे ट्रीटमेंट होंगे। उसके अलावा टेस्टिस को भी रिमूव कर दिया जाता है। तो ये तो पहली 3 डिजीज हो गई प्रोस्टेट ग्लैंड से रिलेटेड। अब बात करते हैं इम्पोटेंसी की। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि मेल सेक्स एक्ट में एक फेज था, जो कि सबसे पहला फेज था, वो था इरेक्शन ऑफ पेनिस। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के पहले पेनिस को इरेक्ट होना पड़ेगा। तो पेनिस के इरेक्शन के लिए हमें पता है कि ब्लड को फ्लो करना पड़ेगा कॉर्पोरा कैवर्नोसा और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम के ब्लड साइनसेस में। तो बेसिकली यहाँ पे वो प्रोसेस नहीं हो पाता है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो पेनिस है वो इरेक्ट ही नहीं हो पा रहा है। तो मेल सेक्स एक्ट का पहला काम है पेनिस का इरेक्शन, पहला फेज है पेनिस का इरेक्शन। तो यहाँ पे पेनिस इरेक्ट ही नहीं होगा, या फिर अगर इरेक्ट होगा भी तो उतना नहीं होगा, और अगर उतना हो भी जाता है तो उतने टाइम तक इरेक्शन नहीं हो पाएगा जितने कि सेक्सुअल इंटरकोर्स को कंप्लीट किया जा सके। So basically यहाँ पे the penis is either not getting erected or it's not getting erected for long enough time to complete the sexual intercourse. This is what is happening, and this disorder is called as impotency. Now we come to the hydrocele. Hydrocele is one of the most common disorders in the case of males, and ये generally old age में होता है। ये बहुत common है। Young age में hydrocele उतना common नहीं है, लेकिन old age में hydrocele very common है। Most of the males could normally suffer from this part. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टेस्टिस का साइज इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ इन्फ्लेमेशन नहीं हो रहा है। इन्फ्लेमेशन होता तो इसे हम कुछ और कहते, जैसे यहाँ पर प्रोस्टेटाइटिस में आइटिस था, तो यहाँ इन्फ्लेमेशन की वजह से एनलार्जमेंट नहीं हो रहा है, यहाँ पे बस वहाँ पे एक्स्ट्रा फ्लूइड जम जा रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे एनलार्जमेंट ऑफ टेस्टिकल हो रहा है, लेकिन क्या किस वजह से हो रहा है, फ्लूइड रिटेंशन की वजह से। और हमने पढ़ा था टेस्टिस का 3 लेयर, ट्यूनिका वेजाइनालिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया और ट्यूनिका वैस्कुलोसा। तो ट्यूनिका वेजिनालिस में हमने देखा था कि ट्यूनिका वेजिनालिस के पास एक सीलोमिक कैविटी होता है, उसी कैविटी में ये जो फ्लूइड है नॉर्मली अक्यूमुलेट करता है। इसके अलावा जो स्पर्मेटिक कॉर्ड होता है जो कि टेस्टिस से जुड़ा रहता है, इंग्विनल कैनाल के थ्रू पास करता है, उसमें भी फ्लूइड रिटेंशन हो सकता है। सो उस वजह से भी टेस्टिकल्स स्वोलन अपीयर हो सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे फ्लूइड रिटेंशन हो रहा है टेस्टिस में या फिर स्पर्मेटिक कॉर्ड में, और इसकी वजह से टेस्टिस का साइज बढ़ गया। अब ये उतना डेंजरस नहीं होता है एज कंपेयर टू द प्रोस्टेट कैंसर, ये उतना डेंजरस नहीं है। और यहाँ पे नॉर्मली छोटे से सर्जरी से हाइड्रोसील को ट्रीट किया जा सकता है। हाइड्रोसील इज अ वेरी कॉमन एंड वेरी नॉट वेरी मच डेंजरस थिंग। तो हाइड्रोसील बहुत सिंपल ट्रीटमेंट होता है हाइड्रोसील का। उसके बाद हम बात करते हैं स्टेरिलिटी के बारे में। तो स्टेरिलिटी का मतलब है कि मेल जो है वो फादर नहीं बन सकता है। अब उसका रीजन क्या है कि स्पर्म जो है ओवम को फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा है। उसका रीजन क्या है कि स्पर्म, मान लीजिए नॉर्मली 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स बनते हैं, एक इजैकुलेशन में पास ऑन होते हैं फीमेल को। लेकिन हमने पढ़ा था पिछली क्लास में कि जैसे ही फीमेल के बॉडी के अंदर स्पर्म्स जाते हैं तो उनका फैगोसाइटोसिस शुरू हो जाता है। तो अगर मेल के सीमेन में स्पर्म्स कम है तो जैसे ही वेजाइना से आगे बढ़ेंगे स्पर्म्स, उनका तो पूरा फैगोसाइटोसिस हो जाएगा, तो बचेंगे ही नहीं स्पर्म्स जो कि पहुंच पाए ओवम तक, तो ऑब्वियसली फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो एक तो कि अगर स्पर्म्स कम है सीमेन में, यानी कि स्पर्म काउंट लो है, से हम नॉर्मली क्या कहते हैं, लो काउंट और लेस मोटिलिटी।
तो पहला रीजन क्या हो गया कि अगर स्पर्म्स कम है सीमेन में तो ज्यादा स्पर्म्स रहेंगे तभी तो उनमें से कुछ स्पर्म पहुंच पाएगा फैलोपियन ट्यूब में जो ओवम है वहां तक। तो अगर कम स्पर्म्स है, स्पर्म का काउंट ही कम है सीमेन में, तो स्पर्म्स तो फिनिश ऑफ हो जाएंगे रास्ते में ही, तो कैसे फर्टिलाइजेशन होगा। नाउ उसके अलावा एक और कारण है लेस मोटिलिटी। अब स्पर्म्स को एक सर्टेन टाइम के अंदर पहुंचना होता है ओवम में, उसके बाद अगर पहुंचेंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो अगर उनका मोटिलिटी कम है यानी कि स्पीड ऑफ स्विमिंग ऑफ स्पर्म्स कम है, यानी कि वो कम मोटाइल हैं, तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए एटलीस्ट 40% स्पर्म्स को विगरस मोटिलिटी शो करना होगा। तो अगर यहाँ पे वो मोटिलिटी नहीं है यानी कि मोटिलिटी कम है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी स्पर्म्स नहीं पहुंच पाएंगे टाइम के अंदर ताकि वो फर्टिलाइज कर पाए। तो इस तरह के कारण से जो मेल्स फादर नहीं बन पाते हैं उन्हें हम कहते हैं स्टेराइल मेल्स। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं स्टेरिलिटी। तो इसके बहुत सारे ट्रीटमेंट मेथड्स हैं जो हमने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जैसे कि ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो इसके बहुत सारे ट्रीटमेंट है जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद बात करते हैं एडम की। तो एडम का मतलब होता है एंड्रोजन डेफिशिएंसी इन एजिंग मेल्स। आप नाम से ही समझ सकते हो एजिंग मेल्स। एजिंग मतलब यंग एज में नहीं होगा, ये 40 के अबव होगा, यानी कि नॉर्मली 40 इयर्स के ऊपर होता है ये। एंड्रोजन का मतलब होता है मेल सेक्स हार्मोन। एंड्रोजन जो वर्ड है यहाँ पर, एंड्रोजन का मतलब क्या होता है, मेल सेक्स हार्मोन। और हमें पता है कि मेल सेक्स हार्मोन कौन है, तो वो है टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन का यहाँ पे डेफिशिएंसी हो जाता है। इट इज ड्यू टू रिड्यूस प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन जनरली आफ्टर 40 इयर्स। तो इसकी वजह से वीकनेस, मसल्स में जो नॉर्मल लाइफ होती है, स्ट्रेंथ होती है, वो नहीं आती है, बॉडी भी थोड़ा सा डाउन हो जाता है। तो इसलिए ये सारी चीजों को हम नॉर्मली कहते हैं एडम। अब इसका दूसरा एक कॉमन नाम है मेल मेनोपॉज। तो आप लोग फीमेल में मेनार्क और मेनोपॉज पढ़ने वाले हैं। फीमेल्स में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तो उसे हम कहते हैं मेनार्क, और मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टॉप होता है तो उसे हम कहते हैं मेनोपॉज। तो यहाँ पे इसे हम मेल मेनोपॉज कहते हैं, क्योंकि फीमेल में जब मेनोपॉज होता है तो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन कम हो जाता है, काफी रिड्यूस हो जाता है, और यहाँ पर ये मेल्स में टेस्टोस्टेरॉन का सिक्रीशन कम हो रहा है, तो इसीलिए इसे हम कहते हैं मेल मेनोपॉज। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट डिजीज, दैट इज क्रिप्टोर्किडिज्म। तो क्रिप्टोर्किडिज्म में क्या होता है कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि 7th मंथ में, प्रेगनेंसी के 7th मंथ में टेस्टिस लोअर एब्डोमेन से आ जाते हैं स्क्रोटम में, यहाँ पे वो प्रोसेस नहीं होगा। तो टेस्टिस आखिर स्क्रोटम में क्यों थे, हमने पढ़ा था अपनी पिछली क्लासेस में कि स्क्रोटम में लोअर टेम्परेचर होता है, 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर होता है बॉडी से। इसी के लिए टेस्टिस होते हैं वहां पर, ताकि उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस हो पाए, जिसके लिए लोअर टेम्परेचर चाहिए। तो अगर टेस्टिस एब्डोमेन में ही रह जाएंगे तो फिर स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगा। स्पर्मेटोजेनेसिस अगर होता भी है तो ठीक से नहीं हो पाएगा, और इस वजह से मेल्स स्टेराइल हो जाएंगे। तो नॉर्मली यही होता है क्रिप्टोर्किडिज्म। अब ये क्यों होता है, अगर टेस्टिस जो कि डेवलप हो रहे थे एब्डोमेन के अंदर, उनमें टेस्टोस्टेरॉन बहुत ही कम सिक्रीट हो रहा है, तो इस वजह से भी टेस्टिस डिसेंड नहीं कर पाते, या फिर इंग्विनल कैनाल ब्लॉक्ड हो गया किसी कारण से, उस वजह से भी ये नहीं होगा। तो नॉर्मली सर्जरी से इसको ट्रीट किया जा सकता है, ये उतना सीरियस नहीं होता। अगर आप जन्म के 1 साल के अंदर सर्जरी कर दिया जाए तो क्रिप्टोर्किडिज्म ठीक हो जाता है। तो यहाँ पर टेस्टिस इंग्विनल कैनाल से डिसेंड नहीं करते हैं, और इसकी वजह से टेस्टिस में स्पर्म्स का प्रोडक्शन अफेक्टेड होता है, जिसकी वजह से स्टेरिलिटी हो सकता है। दैट इज व्हाट इज क्रिप्टोर्किडिज्म, और इसका रीजन क्या है, लोअर प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन। नाउ द लास्ट डिजीज इज अ वेरी 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 पेनफुल डिजीज। ये बहुत ही ज्यादा पेनफुल होता है, और जिन लोगों को होता है उन्हीं को पता होता है कि ये कितना पेनफुल होता है, इंग्विनल हर्निया। तो हर्निया और भी टाइप्स के होते हैं, लाइक आई सेड कि देयर आर लॉट्स ऑफ अदर टाइप्स ऑफ डिजीजेस व्हिच वी डोंट हैव टू स्टडी हियर। सो दिस इंग्विनल हर्निया जनरली अकर्स ड्यू टू द टियरिंग ऑफ द इंग्विनल टिश्यू। तो जो इंग्विनल कैनाल होता है वो बहुत ज्यादा वाइड नहीं होता है, कई बार उसके टिश्यूज में टियरिंग होता है, जिससे कि ओमेंटम या इंटेस्टाइन, ओमेंटम जो होता है हमारे एब्डोमिनल कैविटी का अंदर वाला लाइनिंग को कहते हैं। तो ओमेंटम के बारे में आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा होगा, ये हमारा लाइनिंग होता है इनर एब्डोमिनल लाइनिंग। तो ये ओमेंटम या इंटेस्टाइन का कोई एक लूप, हमें पता है कि इंटेस्टाइन जो होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, वो काफी लूप्ड होते हैं।
तो या तो ओमेंटम या फिर इंटेस्टाइन, इनका प्रोट्रूजन हो जाएगा। अगर इंग्विनल कैनाल वाइड हो जाएगा, वहां का टिश्यू फट जाएगा, तो इंटेस्टाइन का कोई पार्ट या ओमेंटम का कोई पार्ट स्क्रोटम की तरफ या स्क्रोटम में प्रोट्रूड करेगा। ये कंडीशन बहुत ही ज्यादा पेनफुल होता है एंड दिस इज कॉल्ड एज इंग्विनल हर्निया। और इसको आप इजीली, लेकिन ये बहुत पेनफुल तो है लेकिन सर्जरी से काफी इजीली ट्रीटेबल है। इसमें बेसिकली क्या किया जाता है कि उस लूप को वापस एब्डोमेन की ओर खींचकर उसे स्टिच कर दिया जाता है, जो टियरिंग ऑफ टिश्यू हुआ था। तो इससे काफी इजीली सर्जरी से हम हर्निया को ट्रीट कर सकते हैं। तो हर्निया इज नॉट अ वेरी सीरियस इशू बट इट डेफिनेटली कॉजेज अ लॉट ऑफ पेन टू द पर्सन. So these are the most common diseases of the male reproductive system. These are not all the diseases, definitely not. Likewise, there could be various other causes of the diseases that we have studied here. Like I said, hernia और भी टाइप्स के हो सकते हैं। प्रोस्टेट कैंसर बहुत सारे डिफरेंट कॉजेस की वजह से भी हो सकते हैं। प्रोस्टेटाइटिस एक से ज़्यादा बैक्टीरिया की तरह के इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। तो इन डिजीजेस के डिफरेंट टाइप्स भी होते हैं और डिफरेंट कॉजेज भी होते हैं। But according to our NEET syllabus, whatever we have to know is what I have mentioned here on the board. So now we have completed the male reproductive system as well as the disorders of the male reproductive system. And after this, we are going to start the female reproductive system.